बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले दो वजाहतें हैं। नंबर वन ये कि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इंपोर्ट की। कोई सामान जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो किसी की एक्सपोर्ट है, और जिसकी वो एक्सपोर्ट है वो हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि जिसकी ये इंपोर्ट है। और डेफिनेटली जो इंपोर्ट के वक्त आप सेल्स टैक्स पे करेंगे वो आपके लिए इनपुट टैक्स होगा। सो एक तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऊपर आउटपुट टैक्स क्यों लिखा हुआ है। ये नोट्स के अंदर सिर्फ आउटपुट टैक्स के टॉपिक में लिस्ट हुई हुई है ये वाली सेक्शन, लेकिन हम बात एक्चुअली इनपुट टैक्स की ही कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो इंपोर्ट है उसके साथ एक बिज़नेस सिचुएशन जुड़ी है। आपको वो अगर बिज़नेस किस तरह से कंडक्ट किया जाता है इंपोर्ट का, तो अगर आपको वो थोड़ा सा मालूम होगा तो फिर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का जो सेक्शन है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो यहाँ पे जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है सेक्शन 5 सेल्स टैक्स एक्ट का, उसमें उसको समझने से पहले हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। सो वी आर इन दिस इंपोर्टिंग कंट्री, और यहाँ पे एक कस्टम का दफ्तर है जहाँ से सामान हमें मिलेगा। और ये वो बहरी जहाज़ है, ज़रूरी नहीं कि बहरी जहाज़ ही, वो लैंड रूट से भी सामान आ सकता है और हवाई जहाज़ से भी आ सकता है। और एक कस्टम ऑफिस वो है जहाँ से सामान मंगाया जा रहा है जिस मुल्क से, तो ये एक्सपोर्ट जहाँ से हो रही है ये वो वाला कस्टम ऑफिस है। और मामला शुरू कहाँ से होगा? शुरू ये होगा कि पाकिस्तान में कोई बंदा है जो पहले, जिसको हम इंपोर्टर बोल रहे हैं, और ये इंपोर्टर राब्ता करेगा किसी दूसरे बंदे से जिसको हम एक्सपोर्टर बोल रहे हैं। और ये दोनों आपस में डील तय करेंगे कि कितना सामान भेजना है, क्या भेजना है, और उसके कितने पैसे लिए जाएंगे और पेमेंट कब कब की जाएगी। सो इनके दरमियान मामला तय हो जाएगा, और ये सामान को पैक करेगा उन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए जो सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी पैकिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो पूरी करने करेगा और एक इनवॉइस इसको भिजवा देगा कि जनाब मैं कितने में आपको क्या चीज़ भेज रहा हूँ। सो इनवॉइस के ऊपर सारी डिटेल होगी, और उसके बाद ये अपना सामान लेकर पहुँच जाएगा यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस वालों के पास, और उनसे कहेगा जी ये फ़लाँ 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 चीज़ है इसके अंदर, और मैं फ़लाँ मुल्क भेजना चाहता हूँ। और साथ में ये जो जिस अपने कस्टम्स ऑफिस है वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसको गुड्स डिक्लेरेशन बोलते हैं। गुड्स डिक्लेरेशन में समझें कि सब कुछ होता है कि ये कहाँ जाएगा सामान, इसमें क्या है, कितनी क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी का है, वगैरह वगैरह। सो वो जो भी गुड्स डिक्लेरेशन में सामान की तफसील है, कि क्योंकि कस्टम्स वाले हर डब्बे को खोल कर तो नहीं देखेंगे, वो ये उनकी सवाबदीद होती है, वो चाहें तो किसी भी आइटम को जिस भी लेवल पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज एक आपने तफसील तो बहरहाल बतानी ही है। सो ये गुड्स डिक्लेरेशन कस्टम वालों को भी देगा, और साथ में उस बंदे को भी भिजवाएगा जिसको एक्चुअली ये सामान अल्टीमेटली पहुंचना है, यानी कि हमारे केस में जो इम्पोर्टर है। सो इसको हम गुड्स डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये गुड्स डिक्लेरेशन ये कस्टम वालों के पास आ जाएगी, और सामान भी इनके पास आ जाएगा। सो जब ये सामान ओके हो जाएगा तो फिर ये जो बहरी जहाज़ का कप्तान है इसके हवाले किया जाएगा कि आप इस सामान को ले जाएं। सो ये जो बहरी जहाज़ का कप्तान है ये भी एक रसीद देगा। इस रसीद का नाम होता है बिल ऑफ लीडिंग। सो ये बिल ऑफ लीडिंग प्रोवाइड करेगा कस्टम वालों को भी, और साथ में उस बंदे को भी जिसने ये सामान भेजा है। ये जो एक्सपोर्टर है वो अगर चाहे तो उसकी एक कॉपी इसको भी भिजवा सकता है कि जनाब आपका सामान जो है वो हमने फ़लाने बहरी जहाज़ के ऊपर सवार करा दिया है, और वो आपको लेट से इतने इतने दिन में या इतने हफ्तों में मिल जाएगा ना। ये जो बिल ऑफ लीडिंग है, अ, इस जहाज़ के ऊपर तो सिर्फ एक सामान तो नहीं जा रहा, बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। तो सारे बिल ऑफ लीडिंग्स जो हैं वो जितना भी सामान इस बहरी जहाज़ पे आता है वो उन सब को जमा किया जाता है। और जितने भी बिल ऑफ लीडिंग्स हैं उनको जब इकट्ठा करते हैं तो उनकी एक समरी बनती है, और उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। ये भी एक डॉक्यूमेंट का नाम है, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। हर बहरी जहाज़ के ऊपर एक मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस मेंटेन हो रहा होता है। और जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस जिसका नाम है, तो उसमें तफसील होगी बिल ऑफ लीडिंग्स की। और बिल ऑफ लीडिंग्स में किस चीज़ की तफसील है कि सामान क्या है जहाज़ के अंदर, ठीक है। सो मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस से पता चल जाएगा कि इस बहरी जहाज़ पे क्या सामान अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है जी। सो जब ये बहरी जहाज़ पहुंचेगा इस बंदरगाह पर, तो यहाँ पर ये मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस देगा अपना कि जनाब मैं, ये मेरे बहरी जहाज़ पे सामान है, और आपका कंटेनर नंबर फ़लाँ फ़लाँ है, इसको उतार लें अपने पोर्ट के ऊपर। और यहाँ से ये कस्टम वाले जब वो कंटेनर उतार लेंगे, तो फिर वो कंटेनर उतारने के बाद उसको अपने एक गोदाम में रख लेंगे, वेयर हाउस इसको बोलते हैं।
ना ये जो वेयर हाउस है, यहाँ से सामान के साथ तीन तरह के सलूक हो सकते हैं। सो नंबर वन सलूक ये हो सकता है जब आपके सामान जो है वो वेयर हाउस में आ गया कस्टम वालों के पास, तो यहाँ से पहला काम तो ये हो सकता है कि जो इम्पोर्टर है वो आकर कहे जी मुझे सामान दे दें, मैं ले जा रहा हूँ, मैंने इसको यूज़ करना है। तो वो अपना यूज़ करने के लिए ले जाए। इसको बोलते हैं कि ये होम कंजम्पशन के लिए सामान उसने ले लिया है, ठीक है, यानी वो इस्तेमाल करेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपने हो सकता है कराची के पोर्ट पे मंगाया हो, लेकिन आपको आया हो भी सामान, लेकिन अभी यहाँ से आगे जाना हो, लेट्स से इस्लामाबाद के ड्राई पोर्ट पे। ड्राई पोर्ट ज़ाहिर है समंदर नहीं है इस्लामाबाद में, तो फिर वो लैंड रूट के ज़रिए इस्लामाबाद में जो ड्राई पोर्ट होगा वहाँ जाएगा। तो वहाँ से फिर एक्चुअली जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर यहाँ से अपना सामान लेना चाहता है। तो यहाँ से इसका मतलब कि गुड्स क्लियर तो हो गई हैं, लेकिन अभी होम कंजम्पशन के लिए नहीं है, बल्कि इस पोर्ट से निकलेंगी और दूसरे पोर्ट पे जाएंगी, वहाँ से फिर होम कंजम्पशन के लिए वो लेकर जाएगा। ठीक है, सो होम कंजम्पशन एक टर्म यूज़ होती है, यानी जिस वक्त आप, जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है वो सामान उठा लेके हाँ जी बस मैं ले जा रहा हूँ इस्तेमाल करने, और अगर वो एक पोर्ट से अभी दूसरी मतलब एक कस्टम के ऑफिस से दूसरे कस्टम के ऑफिस अभी जाएगा और दूसरे कस्टम के ऑफिस से होम कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब ये दूसरा पर्पस हो गया। एक सामान जब बहरी जहाज से उतरा है तो उसके साथ दूसरा सलूक ये है। तीसरा सलूक जो है उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, ट्रांस शिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट ये होता है कि अगर आपका सामान अभी बंदरगाह पे उतरा है, लेकिन दोबारा खुद बैरियर अपलोड होकर किसी मुल्क बनना है, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं हवाई जहाज़ की, कि आपने अगर लेट से इंडिया से अफ़गानिस्तान जाना है, लेकिन आपको पहले एक दफ़ा इस्लामाबाद उतरना है और अपना जहाज़ एयरक्राफ्ट चेंज करके दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठना है। तो बिल्कुल ट्रांसशिपमेंट भी इस तरह की चीज़ होती है कि एक सामान अगर लेट से इंडिया से दुबई जा रहा है, तो कोई बैरी जहाज़ डायरेक्टली वहाँ नहीं जा रहा था, तो आपने क्या किया कि पहले उसको कराची के पोर्ट पे भेज दिया और फिर वहाँ से दोबारा से अपलोड होगा किसी ऐसे बैरी जहाज़ पे जो दुबई जा रहा होगा। ठीक है, सो ये इस सामान के साथ ये तीन सलूक हो सकते हैं। और जब आपका ये सामान यहाँ आ जाएगा और आप, ये इंपोर्टर ये समझता है कि जी मुझे अब जाकर अपना सामान ले लेना चाहिए, तो ये एक डॉक्यूमेंट देगा जिसका नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री को गुड्स डिक्लेरेशन भी कहा जाता है पाकिस्तान में। तो ये भी अपनी एक गुड्स डिक्लेरेशन देगा। डेफिनेटली ये गुड्स डिक्लेरेशन इस वाली गुड्स डिक्लेरेशन से मिलती जुलती होगी और इसमें भी वही डिटेल्स होंगी। और ये अपना बिल ऑफ एंट्री या जीडी जमा कराएगा कस्टम वालों को कि जनाब मेरा ये सामान आया हुआ है, और उसके बाद अपनी ड्यूज़ की अदायगी के बाद अपना सामान ले जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो फॉलो होता है। अब जो सेक्शन 5 है, इसमें किस क्वेश्चन को आंसर किया गया है, इसमें इस क्वेश्चन को आंसर किया गया है कि अब इस पूरा प्रोसेस, जाहिर सी बात है इंपोर्ट कब से शुरू हुई हुई है और कब सामान पहुंच रहा है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो आपका इंपोर्ट का प्रोसेस है, इसमें अगर रेट ऑफ सेल्स टैक्स चेंज हो जाए, तो फिर आप इस दिन कोई और रेट था, इस दिन कोई और था, इस दिन कोई और था, इस दिन कोई और था। अब इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा ना कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे इंपोर्ट में, तो आप कौन सा रेट ऑफ सेल्स टैक्स लेंगे, तो उस चीज़ की वजाहत की गई है इस सेक्शन में। तो दो मेन पॉइंट्स हैं जिनको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला तो ये है कि अगर आपकी लोकल सप्लाईज हैं, यानी आपने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही सामान को ख़रीदा है, तो और सामान खरीदते वक्त रेट ऑफ सेल्स टैक्स चेंज हो गया। जब आपने ऑर्डर दिया उस वक्त कुछ और था, जब सामान मिला तब कुछ और रेट था, और जब सामान की पेमेंट की तब कुछ और रेट था। तो फिर कौन सा रेट लिया जाएगा सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए, किस दिन वाला रेट लिया जाएगा। इसी तरह इंपोर्ट के केस में किस दिन का रेट ऑफ सेल्स टैक्स इस्तेमाल होगा आपकी सामान पर लगाने के लिए। सो लोकल सप्लाईज के केस में तो बहुत ही आसान है। रेट इन फोर्स एट टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि लोकल सप्लाईज के केस में क्या होता है कि आप जिस वक्त गुड्स मेड अवेलेबल कर दो या फिर गुड्स डिलीवर कर दो, इन दोनों में से जो काम पहले हो जाए तो वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाता है। तो इसका मतलब जब ऑर्डर बुक किया था तब का टाइम नहीं, बल्कि जिस वक्त गुड्स अवेलेबल कर दी या उसको डिलीवर कर दी, इन दोनों में से जो काम पहले हो जाए वो टाइम सप्लाई होता है। तो उस दिन जो भी रेट ऑफ सेल्स टैक्स होगा वो चार्ज होगा। पेमेंट से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई एडवांस लिया था तो उससे भी कोई ताल्लुक नहीं। इंपोर्ट के केस में अब ज़रा लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए इसको तीन मेन कंपोनेंट्स में एक्सप्लेन किया है इस सेक्शन ने। नंबर वन, गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन। मतलब ये कि आपका सामान कराची की बंदरगाह पे आया और आप इंपोर्टर जो है वो कराची ही पहुंच गया, उसने कहा जी मुझे मेरा सामान दे दे, मैंने इस्तेमाल करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन।
तो जो भी रेट इन्फोर्स होगा ऑन द डेट व्हेन जीडी गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड, जब इंपोर्टर गया था कस्टम्स के ऑफिस, उसने अपनी जीडी, इसको बिल ऑफ एंट्री अभी हमने कहा था, तो जब उसने वो प्रेजेंट किया कस्टम के दफ्तर में, उस दिन जो भी रेट ऑफ सेल्स टैक्स था वो लग जाएगा उस सामान के ऊपर। नंबर सेकंड इज गुड्स आर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस। इसका मतलब ये है कि होम कंजम्पशन के लिए नहीं है, बल्कि अभी कराची से इस्लामाबाद जाएगा या लाहौर के ड्राई पोर्ट पे जाएगा और वहाँ से इंपोर्टर आके अपना सामान उठाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि गुड्स आर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस, अभी होम कंजम्पशन के लिए आप लेने नहीं आए, अभी दूसरे वेयर हाउस से आप लेंगे जाके। तो ऐसी सूरत में रेट इन फोर्स ऑन द डेट व्हेन जीडी फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स इज प्रेजेंटेड। अगेन जीडी से ही इसका ताल्लुक है कि जब भी गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट करोगे, जिसको बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं, तो उस वक्त आप उस दिन जो भी रेट ऑफ सेल्स टैक्स होगा वो लग जाएगा आपके सामान पे। तीसरा है गुड जीडी इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस। अभी बैरी जहाज़ पहुंचा नहीं और आप पहले से ही अपना जीडी लेकर पहुंच गए कस्टम के दफ्तर कि जनाब ये मेरे से जीडी ले लें, मेरा सामान आ रहा है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, अभी बैरी जहाज़ नहीं पहुंचा। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये होगा रेट इन फोर्स ऑन द डेट ऑन विच मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। याद है आपको ये डॉक्यूमेंट क्या था, ये वो बैरी जहाज़ के कप्तान के पास एक डॉक्यूमेंट था, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, जिसमें सारे के सारे बिल ऑफ लेडिंग्स की डिटेल थी कि उसके बैरी जहाज़ पे क्या सामान है। तो जब वो बैरी जहाज़ पहुंचेगा और कप्तान अपना, बैरी जहाज़ का जो भी कैप्टन है वो अपना मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस प्रोवाइड करेगा कस्टम्स वालों को, तो उस वक्त जो भी रेट ऑफ सेल्स टैक्स होगा वो लग जाएगा आपके सामान पे। इफ टैक्स इज नॉट पेड विद इन 7 days ऑफ द गुड्स डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 104, यानी ये 104 वाले सेक्शन की बात हो रही है, of the Customs Act, the tax shall be charged at the rate as in force on the date on which tax is actually paid। और अगर आपने इस केस में, क्योंकि अभी सामान अगले किसी डेस्टिनेशन पे जाकर आपको मिलना है, तो अब यहाँ पे टैक्स लॉ ने ये कहा है कि आपने टैक्स पे करना है 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 days ऑफ द गुड्स डिक्लेरेशन। और अगर आप नहीं पे करेंगे तो फिर वो सेल्स टैक्स का रेट लगेगा जिस दिन आप सेल्स टैक्स एक्चुअली अदा कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट चेंज इन रेट ऑफ सेल्स टैक्स। और इसमें अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।